Okay. Cobalt, rhodium, and iridium are metals in the same group of the periodic table. The shorthand electronic configuration of cobalt is Ar3d74s2. Explain what is meant by AR by giving its full electronic configuration. तो AR की full electronic configuration दें भाई मुझे जल्दी से देख के। ट्यों 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 QH2 2H2 2p6 3H2 3p6 very good. Without the Q 1H2 2H2 2p6 3H2 3p6 ठीक है जी। ये वैसे ये अच्छा कोबाल्ट लिखा हुआ है ठीक है ठीक है ठीक है। द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल द लोएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट आर द 1s ऑर्बिटल ड्रॉ द शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल। ये लो ये reduce the number of unpaired electrons in the cobalt atom. So what is the number of unpaired electrons in the cobalt atom? 3 1 3 2 ठीक है। अच्छा तो बेसिकली क्या है आपको पता है बाकी सारों में पेयर्ड है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यार फुल है 4s2 भी फुल है। तो जो फुल है उनको चेक करने की जरूरत नहीं उनमें पेयर्ड ही होते हैं। 3d7 को बस आपने चेक करना है। तो अगर मैं 3d7 को बना दूं तो 3d7 में क्या होता है 5 खाने होते हैं 1 2 5 घर होते हैं। एक ये घर है दूसरा ये घर तीसरा ये घर चौथा ये घर। इसमें एक ड्रोन भेजते हैं दूसरे में तीसरे में चौथे में पांचवे में छठा और सातवां ये जाते हैं। 3 घरों में अभी ड्रोन नहीं गए ठीक है। तो 3 आपके ये हो गए। फिर आगे आ जाते हैं टेबल 1.1 gives some details of the stable naturally occurring isotopes of rhodium and iridium। तो आइसोटोप नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टोटल नंबर ठीक है सॉल्व करना है इसको लेट्स सी। तो लेट्स डू दैट। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 45 होंगे। 103 माइनस 45 इक्वल टू 58 चेक कर लें। 103 माइनस 45 वुप्स 58 आ रहा है। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स क्या होंगे 5 होंगे 6 होंगे 5। रोडियम कौन से पीरियड में। ओहो एप्लीकेशन ही क्रैश हो गई एक सेकेंड। यार पता नहीं फॉर सम रीजन मुझे ये लगता है कि पेपर्स एएस के बहुत ज्यादा आसान होते हैं। मुझे करवाने नहीं चाहिए लेकिन तुम लोगों के मॉक्स देख के भरोसा उठ गया मेरा। 2025 एएस केमिस्ट्री पास्ट पेपर्स और 24 21। अच्छा जी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं। रोडियम किधर है। रोडियम 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 इधर है रोडियम। तो 1 2 3 4 5 यस 5 ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन दिस एज 5। इरिडियम इरिडियम 77 77 191 माइनस 77 114 193 माइनस 77 116 ठीक है। अब इसमें कुछ गलत करने की चीज नहीं है। गलत कब होगा जब आप सिली मिस्टेक्स करें। कंप्लीट टेबल 1.1 कंप्लीट कर दिया भाई। Table 1.2 shows the relative abundances of the isotopes of a sample of an alloy containing rhodium and iridium only. Define relative isotopic mass. What is relative isotopic mass? Too lazy to type मैं लिख दूं। So it is the mass of an isotope। Average mass नहीं बस mass of an isotope है। Mass of an isotope mass of an atom of an isotope on a scale where 112 the mass of carbon 12 represents one atomic mass unit which physics students know as to be mu 1.66 into 10 power minus 27. Use table 1.2 to calculate the relative atomic mass AR of iridium in the alloy. Give your answer to 2 decimal places. तो कर लें भाई जल्दी से करें जल्दी से और मुझे बताएं इसकी कैलकुलेशन क्या होगी।
नहीं, मोलेक्युलर मास में बस डेफिनेशन यहाँ पे क्या, जो मास ऑफ द मॉलिक्यूल, या मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ दी, जो भी चीज है ना, मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ही होता है, मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑन अ स्केल वेयर 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 represents 1 mol। रिलेटिव का मतलब ये चीज है, और जो भी होगा वो उसके आगे आप लिख रहे हैं। यस मुस्तफा, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। 192.35 आ रहा है। यस खदीजा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। भाई मिनाइल कह रही है 192.35 आ रहा है। अब कौन कंफर्म करेगा मिनाइल जो कह रही है वो सही कह रही है गलत कह रही है? सेम। यार मेरे ख्याल से जो है, क्या आना चाहिए है, वी शुड गेट। अब मैं बच्चों को कंफ्यूज करता हूँ, ठीक है, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं कंफ्यूज करने के लिए। 147.7 नहीं आना चाहिए सर, मैं दूसरी डिवाइस से आ रही। ओके, that's if you add rhodium. Yes, so don't do that mistake. This is the question that we have attempted quite a few times. They will give you the mass of other things too and ask you the mass of only the iridium, so you don't need to put the other thing. गोली मार this, only apply these two. तो कैसे करेंगे हम करेंगे 15.18 divided by the total of these two, 15.8 plus 34.82। चाहो तो इसको टोटल भी कर सकते हो। 15.18 plus 34.82 is going to be 50, so this is coming out to be a 50, so divided by 50। इतनी लंबी डंडी हमें जरूरत नहीं हुई अब। let's just write it as 50 into 191.96, 191.96 है। एक सेकेंड, ये कैसे हुआ? हाउ डू दे हैव द सेम? अच्छा वो 192 है, ठीक है, मैं पता नहीं क्या पढ़ रहा हूँ। 190.96 है, अच्छा। सो इट इज 190.96 प्लस 34.82 डिवाइडेड बाय 50 into 192.96, एंड देन वी विल गेट द मास एज, क्या आ रहा है, 191 192.35, ठीक है। दिस इज कमिंग आउट टू बी द मास ऑफ योर दैट थिंग। आप चाहे तो आप इसको 1 dp भी लिख सकते हैं, 192.4 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों 2 dp दिए हुए, तो इसलिए हम 2 dp ही लिख रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर नहीं होता तो यहाँ पे कुछ भी, तो हम 1 dp लिख देते हैं, जो हम देखते हैं एज द पर द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, दे आस्क्ड फॉर 2 dp, अच्छा उन्होंने पूछा भाई, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, गिव योर आंसर टू डेसिमल प्लेसेस, तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस दे रहे हैं। एनी कंफ्यूजन्स? 433। Hydrated rhodium chloride catalyzes the conversion of ethene to butene. Both stereoisomers of butene are formed in the reaction. Hydrated rhodium chloride contains 20.5% by mass of water of crystallization. Deduce the integer value of X in RHCl3.XH2O. Show your working. Do this question on your own. You guys have 5 minutes. 5 minutes बहुत ज्यादा, you guys have just 3 minutes. जल्दी से शाबाश। 437 में आंसर्स मांगूंगा सबसे। It it is that Mustafa, your answer is correct. वेरी गुड मिनाइल। मिनाइल तुम तो मार्क्सिंग देख के आती है पहले से है, क्या फायदा पूछने का है? नहीं मजाक कर रहा हूं, सही है सही है। इतना आसान सवाल है। एक फॉर्मूला सिखाया था, परसेंटेज बाय मास कैसे निकलती है, या परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकलती है। उसका एम आर डिवाइडेड बाई दी एम आर ऑफ द होल कंपाउंड इनटू 100 इक्वल्स टू द परसेंटेज। बस ये करना है, और कुछ भी नहीं करना। सो व्हाट यू गोइंग टू डू, अगर मैं बोलूं कि भाई परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल दें, तो आप लेते हैं एम आर ऑफ डिजायर्ड डिवाइडेड बाय एम आर ऑफ कंपाउंड इनटू 100 इक्वल्स टू परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ डिजायर्ड। यही करते, यही करते नहीं करते? सो एम आर ऑफ डिजायर्ड क्या है? एम आर ऑफ डिजायर्ड, पानी का एम आर होता है 18, ठीक है जी। पानी इज हैविंग एम आर 18, इस कंपाउंड में क्या एम आर होगा? 18 इंटू एक्स होगा। सो द एम आर ऑफ वाटर विल बी 18x। एम आर ऑफ कंपाउंड क्या होगा?
रोडियम का क्या होता है, रोडियम का दिया हुआ है, रोडियम का एआर बताओ भाई कोई जल्दी से, व्हाट इज द एआर ऑफ रोडियम? 102.9। सो 102.9 प्लस 3 टाइम्स 35.5 प्लस XH2O यानी दोबारा से 18x, दिस विल बी द टोटल MR ऑफ द कंपाउंड एंड देन इक्वल्स टू, हाँ तो 51.8 को डिवाइड बाई 18 करो, आ जाएगा आंसर 106.9 है। आर यू श्योर इट्स 106.9? रोडियम 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 102.9 लिखा हुआ है, बटन लगे हुए जुनैरा के आंखों की जगह। अच्छा जी, आगे चलते हैं वापसी 102.9 और जो है वो 20.5। सो हम इसको इंटू 100 करके इंटू 100 विल इक्वल टू 20.5। है अल्लाह, बुली करने में इतना मजा क्यों आता तुम लोगों को है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब जो है वो हम इसको 18x डिवाइडेड बाय 102.9 प्लस 3 टाइम्स 35.5, ये क्या हो जाएगा 209.4 प्लस 18x विल इक्वल्स टू 100 में उधर डिवाइड कर देता हूँ 20.5 डिवाइड बाय 100। ठीक है जी। वो बच्चे जो कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व दबा देते हैं वो बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर हम करेंगे 18x विल इक्वल्स टू 0.205 मल्टीप्लाइड बाय 209.4, क्या आ गया, ये आ गया 42.927 प्लस 0.205 इंटू 18, 3.69x। अब ये उधर जाएगा, 18 माइनस 3.69, 14.31x विल इक्वल्स टू 42.927। अब मुझे समझ में आया बच्चों को क्यों नहीं देते साइंटिफिक कैलकुलेटर छोटी उम्र में, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस कदर हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे, उनको कैलकुलेटर अगर छोटी उम्र में मिल जाए तो वो कुछ भी ना सीखें, खुद ही सब कुछ कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर दें, उनका बस चले। 14.31, तो वी आर गेटिंग 2.999, so that means the value of x is equivalent to 3. Do we have to show working? I just showed cross multiplication and then wrote answer. मुस्तफा अगर मैं होता मैं आंसर काट के वहां पे 1 मार्क काट देता, वर्किंग आया मैं यहाँ से। भाई ये जो है ये कैलकुलेटर में डाल के जो सॉल्व करने वाली आदत है ना, इंतहाई गंदी आदत है। मैं अगर हूं ना, मैं अगर मैं उसके ऊपर अपना एग्जैक्ट वर्डिंग कोट कर सकूं, इफ यू डोंट माइंड माय ओपिनियन, सो आई फील लाइक इट्स अ वेरी वेरी घिनौनी हरकत, आई वुड से, लाइक इट्स रियली रियली बैड कि आप जो है वो कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर रहे हैं। आई मीन लाइक ओके कैलकुलेटर इज फॉर योर सहूलत, बट स्टिल लाइक यू कैन डू दिस ऑन योर ओन, कम ऑन, लाइक कैलकुलेटर सबसे एंड में उठाना होता है। अब मुझे ये पता है कि शायद आपको और एडवांस मैथ्स नहीं पढ़नी हो, आपका दिल नहीं लगता हो मैथ्स में, लेकिन भाई खुदा का वास्ता है, अगर मैं आपको एक पूरी अकाउंटिंग की शीट दे दूं, आपको बोलूं उसका जरा टोटल निकाल के दो, तो आप बैठ के उसमें वो नहीं कर सकते कि आपने कैलकुलेटर सॉल्व दबा दिया। बहुत दफा जब आप लाइफ में अपनी कोई चीज कैलकुलेशंस कर रहे हैं, सो यू कैन नॉट जस्ट पुट द होल थिंग इन द कैलकुलेटर एंड बी लाइक ओके डन। तो यू शुड बी एबल टू डू द लॉजिक एंड यू शुड नो दी सिंप्लीफिकेशन रूल्स। माशाल्लाह से वही सवाल आप लोगों को नहीं होते जो सिंबल्स में आपको दिए हुए होते हैं। तो अगर मैं यही क्वेश्चन पूरा का पूरा सिंबल्स में डिफाइन कर दूं तो आपसे होगा ही नहीं वो। तो कैलकुलेटर वाली जो आदत है वो बहुत गंदी आदत है, इट्स अ वेरी बैड आदत जो अवॉइड करनी चाहिए, चाहे आप स्कूल में है, चाहे आप कॉलेज में है, चाहे आप यूनिवर्सिटी में है। आपको लॉजिक बनानी चाहिए, आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए है। ठीक है जी। तो बचपन में जो वर्ड मास और डी मास और अलजेब्रा जो आपने सीखी थी उसको लेके चले, उसको प्रैक्टिस करते रहा करें। यही मसला है कि आप लोग कैलकुलेटर में डाल डाल के सब चीजें कर लेते, तो आपके बेसिक बेसिक रूल्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे ओपन होती है, ए माइनस बी होल स्क्वायर किससे ओपन होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर किससे ओपन होती है, कैंसिलिंग कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी बहुत ज्यादा वीक होती है कि आप सिंप्लीफिकेशन नहीं करते। ठीक है। और अगर आप कभी जिंदगी में पेरेंट्स बने और अगर आपने अपने बच्चों को कैलकुलेटर लाके दिया और उनको ये फालतू बात सिखाई और अपने बच्चों को ये चीज करते हुए देखी और आपने रोका नहीं, तो आप बहुत गंदे पेरेंट्स होंगे। यू शुड नो दैट दिस इज नॉट अ गुड टेक्निक एंड दिस इज नॉट द वे टू डू मैथ्स। ठीक है। आपको कोई देखे और आपको अपने आप को भी रोकना चाहिए कि मैं कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे खुद से करना आना चाहिए है, वरना आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। ठीक है। और माशाल्लाह से
अच्छी बात ये है कि ए लेवल्स में इतनी मुश्किल कोई कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, लेकिन आई हैव सीन द एब्सोल्यूट ब्लंडर्स दैट यू गाइस डू। मैं सोचता था कि भाई पता नहीं क्यों बच्चों को समझ में नहीं आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये सिंप्लीफिकेशन और सारी चीजें, और अब मुझे पता चल गया आपके बैच में उसका रीजन कि आप लोग कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करवा रहे हैं, तो इसकी वजह से आपकी सिंप्लीफिकेशन इतनी बेकार हो जाती है कि उसका कोई फायदा ही नहीं होता। ठीक है, तो कोशिश करें कि ना करें और सिंप्लीफिकेशन खुद से ही किया करें। अच्छा, सो वी हैव compounds having the same molecular formula, sorry, same structural formula, but different arrangement of atoms in 3D space. अच्छा जी, स्पेशल स्पेस इज रॉन्ग। अच्छा, ये हम क्वेश्चन कर रहे थे हाइड्रेटेड रोडियम क्लोराइड और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था उसमें, एक्स निकालने को बोलता हुआ हमने एक्स निकाल लिया था। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द कन्वर्जन ऑफ ईथीन टू ब्यूट-टू-ईन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन एडिशन रिएक्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि वो कैसे है, क्या रिएक्शन हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। आपने इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि भाई कैसे जो है वो, जब हम ईथीन को ब्यूट टू ईन में तब्दील कर रहे हैं, तो हाउ कैन वी डिस्क्राइब दिस एज एन एडिशन रिएक्शन। तो carbons are added by breaking double bond, but ethene is converting into butene. I don't think the double bond is being converted, like remove, वहीं का वहीं है डबल बॉन्ड, तो इथीन में ब्यूटीन बन गया। भाई देखो, एडिशन किस चीज को कहते हैं? एडिशन कहते हैं कि जब आप अपनी चीज में कोई चीज ऐड करते हैं, ठीक है, व्हेन यू ऐड समथिंग। और एडिशन, एडिशन का मतलब ये होता है कि दो चीजें ऐड टुगेदर करके एक सिंगल चीज बनेगी, दैट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली कुछ हम देख लेते हैं, जैसे अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास इथीन होगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें किसी ना किसी तरह यहाँ पे राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे CH3 अटैच कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, हमने जो भी किया, जितने भी रिएक्टेंट्स थे, ऑल ऑफ द रिएक्टेंट्स रिएक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ये होती है एडिशन। एडिशन क्या होती है? ऑल रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी दो चीजें ज्वाइन टुगेदर करती हैं। अब आप देखें इथीन में ये पहले CH3 मौजूद नहीं थे, राइट। दीज CH3s got added, these were not before in the ethene का molecule, they got added into this CH in the ethene, so therefore this is going to be an addition reaction। इसी के बरक्स हमने एक और चीज पढ़ी है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एलिमिनेशन में रिएक्टेंट हो सकता है एक रिएक्टेंट हो, वो जो रिएक्टेंट है वो क्या कर रहा है, वो फॉर्म करता है दो प्रोडक्ट्स, इट लूजेस समथिंग टू फॉर्म टू प्रोडक्ट्स। सो रिएक्टेंट लूजेस अ पार्ट ऑफ इटसेल्फ टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। हो सकता है ज्यादा भी एलिमिनेशन हो रही हो, लेकिन वैसे तो दो ही होती है, तो बस दो ही लिख सकते हैं, टू फॉर्म टू प्रोडक्ट्स। A2 में जाएंगे तो आप A2 में जाके सीखेंगे एक चीज होती है एडिशन एलिमिनेशन। एडिशन एलिमिनेशन कौन से रिएक्शन होते हैं जिसमें एडिशन भी होती है और एलिमिनेशन भी होती है? फॉर एग्जाम्पल कॉन्डेंसेशन, जो आपने एस्टर्स में पढ़ी हुई है। अब उसमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड टुगेदर होते हैं, वन कंपाउंड बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, लेकिन साथ में एलिमिनेशन भी होती है, एक छोटा सा पानी का मॉलिक्यूल भी इस्केप कर जाता है वहां पे, राइट। सो एडिशन इज व्हेन रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, एंड एलिमिनेशन इज व्हेन वन थिंग स्प्लिट्स, स्प्लिट्स भी कह सकते हो, ठीक है, टू फॉर्म टू प्रोडक्ट्स। अ रिएक्टेंट स्प्लिट्स टू फॉर्म टू प्रोडक्ट्स, या फिर अ रिएक्टेंट loses a part of itself and forms two products or two or more products। तो ये एडिशन और एलिमिनेशन होते हैं। बाकी रिडक्शन आपको पता है क्या होता है क्या नहीं होता, रिडॉक्स आपको पता है। और कोई आ रहा है दिमाग में? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताई दी है कि उसमें क्या होती है, उसमें रिप्लेसमेंट होती है, राइट। सो एक ही प्रोडक्ट होती है, उसमें रिप्लेस हो जाता है एक फंक्शनल ग्रुप कह लो,
एक पार्ट ऑफ दैट मॉलिक्यूल वो रिप्लेस हो जाता है बाय सम अदर थिंग, तो वो सब्स्टिट्यूशन कहलाती है, राइट। तो एडिशन में याद रखना, एडिशन में एक सिंगल प्रोडक्ट बनती है और उस कंपाउंड में वो चीजें आ जाती हैं जो उसमें पहले से नहीं थी मौजूद, दे वर नॉट देयर बिफोर। तो वी विल से द रिएक्टेंट्स reacted together to form a single product। फिर क्या बोला मैं आपको, ड्रॉ द टू स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ब्यूटूइन। तो ब्यूटूइन के कौन से दो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, सिस एंड ट्रांस। सो लेट्स ड्रॉ सिस एंड ट्रांस। तो सी डबल बॉन्ड सी, एक में हम ये कर देते हैं कि हम दोनों CH3 मॉलिक्यूल्स को एक साइड पे कर देते हैं और हाइड्रोजन को दूसरी साइड पे, और एक में हम ये कर देते हैं कि हम CH3 को ऑपोजिट साइड पे कर देते हैं और हाइड्रोजन को भी ऑपोजिट साइड। ठीक है, दिस इज सिस ब्यूटूइन एंड दिस इज ट्रांस ब्यूटूइन। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, chlorine is one of the elements in group 17 of the periodic table. Describe the colors of the group 17 elements chlorine to iodine at room temperature. So what is the color description? This is summer, winter 24-21. Gets darker, लेकिन डिस्क्राइब करने ना तो पूरी डिस्क्रिप्शन दे दो। क्लोरीन का क्या कलर होता है, ब्रोमीन का क्या होता है, आयोडीन का क्या होता है, इस तरह से बता दो। क्लोरीन इज ग्रीन गैस, आयोडीन इज ब्लैक सॉलिड, ब्रोमीन इज ब्राउन लिक्विड। यस, ठीक है, बस इसमें स्टेट्स लिखी है, बस कलर लिख देते हैं हम। सो क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन, ठीक है जी, आप येलो भी लिख सकते हैं सिर्फ, और आप सिर्फ ग्रीन भी लिख सकते हैं। ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन एंड आयोडीन इज ब्लैक। तो हम ये लिख सकते हैं कि कलर गेट्स डार्कर। अच्छा जी, डिस्क्राइब द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स क्लोरीन टू आयोडीन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी डिस्क्राइब करें क्लोरीन टू आयोडीन की। डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है? डिक्रीज कर रही है, वेरी गुड। क्योंकि अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस जो हैं वो रिएक्ट करते हैं बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और आयोडीन तक हमारा रेडियस बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, तो हम आराम से इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अपने वैलेंस शेल में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इट बिकम्स हार्ड टू डू दैट। So therefore iodine is a weak oxidizing agent, but chlorine is a very very strong oxidizing agent. State what is observed when chlorine reacts with hydrogen. What is observed? Effervescence नहीं। हाइड्रोजन क्लोरीन जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? Steamy fumes. You will see steamy fumes of HCl. Steamy slash misty fumes of HCl. एक और बात लिखी हुई है MS में, वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। क्लोरीन का कलर ग्रीन होता है, तो जैसे जैसे क्लोरीन रिएक्ट करती जाएगी तो ग्रीन कलर उसका फेड अवे होता जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो ये भी लिख दो, ग्रीन कलर फेड्स एंड व्हाइट मिस्टी फ्यूम्स फॉर्म। Explain why the thermal stability of the hydrogen halides decreases down the group. Thermal stability down the group decrease क्यों करती है? बस 1 मार्क के लिए लिखना है, 1 मार्क के लिए लिखना है, तो प्रॉपर आंसर दीजिएगा। नहीं, इनएफिशिएंट ऑर्बिटल ओवरलैप सही है, लेकिन इनएफिशिएंट ऑर्बिटल ओवरलैप, हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखना है। आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर रही है। अब उसको फर्दर एक्सप्लेन करने वाले पॉइंटर्स और हो जाएंगे कि इनएफिशिएंट ऑर्बिटल ओवरलैप हो गया, या साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो गई। लेकिन पहली जो 1 मार्क के लिए वो आपने पहले ही लिखना है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज कर रही है, योर बॉन्ड एनर्जी इज डिक्रीजिंग, सो राइट दैट। अगर यहाँ पे और मार्क्स हो तो आप और लिखते कि इनएफिशिएंट ऑर्बिटल ओवरलैप है, ये है वो है, उसके फिर और होते। लेकिन पहली बात आपने लिखनी थी, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज कर रही है, बॉन्ड एनर्जी आपकी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और अगर आपको लगता है इतनी जगह है मैं 2-3 बातें और लिख सकता हूँ तो वो लिखिए, फील फ्री टू राइट देम एज वेल।
So I'm going to write bond energy decreases as size of halogen gets bigger and electronegativity, oops, wait a second, electronegativity decreases. ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, एक मार्क के लिए बस ले लेना बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर रही है, या ऐसे ही लिख दी, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि भाई उसने क्या, तो मैंने जितना भी था मैंने एक मार्क के लिए जो था वो मैंने लिख दिया कि बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर रही है एज ये रीजंस है। आप चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप इनएफिशिएंट होता जा रहा है, ठीक है। बिकम्स इनएफिशिएंट, सब कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है, इनएफिशिएंट। लेकिन बस कुछ भी लाइनों से बाहर नहीं लिखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो लाइनों के अंदर ही होनी चाहिए आपकी, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन दिस पार्ट अगेन, इसमें क्या है बेटा एक्सप्लेन करने का खदीजा, क्या चीज समझ नहीं आई। फालतू पॉइंट नहीं है बेटा, सही पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे एक मार्क में उन्होंने पहली बात तुमने नहीं बॉन्ड एनर्जी वाली, तो वो लिख सकते हो, लेकिन बॉन्ड एनर्जी में मार्क्स है यहाँ पे। आई डोंट अंडरस्टैंड इट। तुम्हें याद है थर्मल स्टेबिलिटी, HCl, हमने बात करी थी HCl, HBr, HI की। मैंने बताया था कि जब तुम इसमें हॉट रॉड डालती हो तो क्या होता है क्या नहीं होता। हॉट रॉड जब HCl में डालती हो तो कुछ भी नहीं होता। हॉट रॉड जब HBr में डालती हो तो ब्राउन फ्यूम्स हल्के हल्के मिलते हैं। एंड देन व्हेन यू पुट अ हॉट रॉड इन HI यू गेट वेरी पर्पल फ्यूम्स, बहुत सारे पर्पल फ्यूम्स तुम्हें मिलते हैं, राइट। So, उससे पता चल रहा है कि बॉन्ड जो तुम्हारी थर्मल स्टेबिलिटी है, ये जो थर्मल स्टेबिलिटी है ये डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप, यानी ये लेस स्टेबल होते जा रहे हैं और बहुत आराम से ये टूट पाते हैं। दे बिकम वेरी इजी टू ब्रेक विद मिनिमल अमाउंट ऑफ एनर्जी। HCl को नहीं तोड़ सकते, लेकिन HBr और HI को तोड़ सकते हैं विद जस्ट सिंपल हॉट रॉड। और HI तो बहुत आराम से तोड़ सकते हैं, बिकॉज HI बहुत ज्यादा पर्पल फ्यूम्स बना रहा है। तो ये उसी थर्मल स्टेबिलिटी को रेफरेंस कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज क्यों कर रही है। तो आपको पहले तो याद होना चाहिए कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, हाइड्रोजन हेलाइड वाला जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, इसकी वजह से थर्मल स्टेबिलिटी तुम्हारी डिक्रीज कर रही है। ऑब्वियसली मुस्तफा, जितने ज्यादा मार्क्स का पॉइंट वो होगा क्वेश्चन, तो फिर उसके आपको करना पड़ेगा और आगे, ठीक है। सर ये 2 या 3 मार्क का आ गया तो क्या लिखेंगे, यही लिखोगे, 2 या 3 मार्क के लिए ये पूरी ही चीज लिख ली, बस इसको प्रॉपर्ली लिखोगे। मैंने बहुत जल्दी लिख दिया ना। तुम लिखोगे बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और वो क्यों कर रही है, बिकॉज हाइड्रोजन का साइज इंक्रीज हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, वो इतना स्ट्रांगली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे पुल नहीं कर पा रहा। और दूसरा ये कि ऑर्बिटल ओवरलैप भी इनएफिशिएंट होता जा रहा है। तो यही लिखोगे, बस उसको फिर प्रॉपर्ली और सेंटेंस में फॉर्मुलेट करके लिखोगे। अच्छा, the halogenalkane forms when chlorine reacts with C2H6 via a free radical substitution mechanism. Define free radical. What is free radical? Species containing a species containing an unpaired electron. ठीक है जी, an unpaired electron. अच्छा जी, ओके। बीकर परमानेंट डायपोल, बेटा परमानेंट डायपोल्स की बात यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, केमिकल बॉन्ड। परमानेंट डायपोल्स तो मेल्टिंग बॉइलिंग में बात करोगे, यहाँ तो तुम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, तो तुम यहाँ पे ये लिखोगे कि बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर रही है, क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है, उसके साइज इंक्रीज होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज कर रही है, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे इतना स्ट्रांगली पुल नहीं कर पा रहा, देयरफॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ तुम्हारी डिक्रीज कर रही है। और दूसरा ये कि जैसे जैसे तुम्हारा साइज बढ़ता है वैसे वैसे तुम्हारा ऑर्बिटल ओवरलैप भी इनएफिशिएंट होता जाता है। तो दीज आर द टू रीजंस। यहाँ पे परमानेंट डायपोल्स नहीं आएंगे, परमानेंट डायपोल्स तो मेल्टिंग बॉइलिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यू आर ब्रेकिंग द बॉन्ड। State the essential condition for chlorine to react with C2H6 at room temperature. So we need UV light. Okay, UV light. Write two equations to show the propagation steps in this reaction. So what equation should I write?
प्रोपगेशन दिखानी है। ये तो दूसरी वाली है बेटा इक्वेशन सुनहरा। पहली वाली क्या होती है? सही है ये। इससे पहले एक और इक्वेशन आती है। यस, वेरी गुड नील। सो इट इज C2H6 रिएक्ट्स विद अ क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल कैसे बना? वो इनिशियल इनिशिएशन वाले स्टेप में बनाई है, जब वो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड टूटता है यूजिंग यूवी लाइट। तो ये आपका इसके साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? C2H5 फ्री रेडिकल प्लस HCl, ये बन जाता है। एंड देन दिस C2H5 फ्री रेडिकल can react with a Cl2 stable molecule and form C2H5Cl प्लस Cl का फ्री रेडिकल। और बात ये याद रखिएगा, प्रोपगेशन में क्या होता है? स्टेबल प्लस अनस्टेबल इक्वल्स टू स्टेबल प्लस अनस्टेबल, अनस्टेबल प्लस स्टेबल इक्वल्स टू स्टेबल प्लस अनस्टेबल, यानी बैलेंस वही रहता है, स्टेबल अनस्टेबल कम नहीं होते, उतना ही रहता है। स्टेबल प्लस अनस्टेबल इक्वल्स टू स्टेबल प्लस अनस्टेबल होता है। ठीक है, इनिशिएशन में स्टेबल इक्वल्स टू 2 अनस्टेबल एंड टर्मिनेशन में 2 अनस्टेबल इक्वल्स टू 1 स्टेबल। ठीक है। अच्छा, CHCl3। अच्छा, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करो, मैं थोड़ा सा जल्दी लेके चल रहा हूँ। आई एम होपिंग कि समझ में आनी है चीजें, पता हो, लेकिन अगर कोई हो कंफ्यूजन तो पूछ लेना। CHCl3 is another halogen alkane. CHCl3 forms propanone. CHCl3 forms when propanone reacts with NaClO. NaClO is made from chlorine in a disproportionation reaction. Identify a reagent and conditions that can be used to convert chlorine to NaClO. तो क्लोरीन को NaClO में कैसे कन्वर्ट करते हैं? Cold dilute NaOH. Very good. So you need to use cold dilute NaOH. सही है, वेरी गुड। फिर आप कंडीशंस भी लिखनी है साथ जनरा। ठीक है। डिफाइन डिस्प्रोपोर्शनेशन। व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन? where the same atom oxidizes and reduces. Very good. So a type of reaction in which the same species gets both oxidized and reduced, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ एटम दोनों रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है। साइमल्टेनियसली लिख सकते हैं, बहुत लिखा हुआ है, साइमल्टेनियसली लिख सकते हैं, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड दोनों हो जाता है। अच्छा, write the numbers in the boxes to balance the equation showing the reaction of propanone with NaClO. So CH3CO CH3 reacting with NaClO forms CHCl3 CH3CONA and NaOH. How do I balance this? करो अपने पास बैलेंसिंग करो, फिर मैं आंसर लिखूंगा तो कंफर्म करना वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। बैलेंसिंग नहीं हो रही। 3 Cl है, ठीक है जी। तो 3 Cl के लिए मुझे 3 यहाँ पे Cl करने पड़ेंगे ऑन द रिएक्टेंट साइड, राइट। आई एम टेकिंग फॉर नाउ आई एम टेकिंग दिस एज 1 एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। सो 1 CHCl3, 3 Cl से मैंने 3 Cl यहाँ पे कर दिया। अच्छा, अब 3 Na है मेरे पास। इफ आई हैव गॉट, अच्छा 3 Na है और ऑक्सीजन भी हम उसके साथ देख लेंगे। नाउ दैट आई हैव गॉट 3 Na। ओके। अब ये देखो मेरे पास CH3 कितने, मेरे पास CH3 भी मुश्किल है, ये बैलेंसिंग है। अच्छा चलो, तो ये हो गया 3 Na हो गया। और अगर हम ठीक है, ये तो 1 CHCl3 हो गया और 2 है यहाँ पे, 1 2, ये कहाँ से आया बेटा? ओ अच्छा, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये तो एक ही होगा और फिर ये 2 होगा। ये आपके पास बैलेंसिंग। ठीक है, 3 1 1 2। अच्छा, कैसे बैलेंस करेंगे आप ऐसे बैलेंस करेंगे कि 3 Cl आपको करने पड़ेंगे, आपने यहाँ पे ये कर दिया। अभी फिलहाल मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ, फॉर स्टार्टिंग 1 ले रहा हूँ। तो 1 CHCl3, 3 Cl आ गए तो 3 Cl हो गए यहाँ पे। अच्छा, फिर अब देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन,
ये हो गए 3 कार्बन, यहाँ पे एक ही है, यानी आई हैव गॉट 3 कार्बन। सो देयरफॉर ये भी 1 ही होगा अगर मुझे 3 कार्बन की काउंट सेम रखनी। सो ये 1 1 हो गए। अब बाकी बस Na बैलेंस करने पड़ेंगे। एक Na इधर चला गया, 2 Na आपके पास यहाँ पे, या आपने ये लिख लिया। ये आपकी प्रोपोज बैलेंसिंग आ रही है। अब आप देख लें, चेक कर लें कि सही है कि नहीं। ठीक है, कार्बन तो बैलेंस्ड है, वो तो ओके। ऑक्सीजन गिन लेते हैं। एक ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में भी हो गए। 3 Na, एक Na ये रहा, 2 Na ये रहे, ये भी बैलेंस हो गए। ठीक है, और Cl हमने बैलेंस कर लिए थे। एवरीथिंग हैज बीन बैलेंस्ड। सर विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस ऑफ प्रोपेनॉन? दिस इज अ redox रिएक्शन आई बिलीव। हाँ, एच भी बैलेंस्ड है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट वाले का जवाब बताओ। हाँ, ये ऑर्गेनिक है, लेकिन ये आपके कोर्स में कोई रिएक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ कोर्स रिएक्शन, दिस इज अ ऐसी नया काइंड ऑफ रिएक्शन है जो आपको यहाँ पे पेपर में दिया हुआ है। यू विल सी वाइट पीपीटी एंड देन वाइट पीपीटी। देखो क्या लिखना है, स्टेट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एंड यू आल्सो नीड टू एक्सप्लेन योर आंसर। तो स्टेट लिखना है क्या ऑब्जर्व हुआ, और एक्सप्लेन करना है। डाइल्यूट NH3 नहीं लिखना है इधर। यू जस्ट नीड टू राइट वाइट पीपीटी फॉर्म्ड, वाइट पीपीटी will be formed, ठीक है जी, as CHCl3 will react with AgCl to produce insoluble white PPT of AgCl। बस ये लिखना है, दैट्स इट। बस आपने ये लिखना था कि आपके पास वाइट पीपीटी होंगे, और वो वाइट पीपीटी किसके हैं? वो वाइट पीपीटी आपके AgCl के हैं। ठीक है, AgNO3। हाँ, माय बैड, थैंक्स। ये लो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। The group 14 elements show a change from non-metallic to metallic character down the group. Table 3.1 shows some properties of two group 14 elements, carbon and I believe this is tin, in their standard states. The table is incomplete. So state and appearance in the standard state: gray shiny solid, silvery solid. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कार्बन की ग्रेफाइट की क्या होती है? गुड, ओके, इट हैज गॉट गुड बिकॉज इट हैज गॉट अ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। एक उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट आपके पास जो वो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ग्रेफाइट में, वो डीलोकलाइज्ड होता है पर कार्बन। टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन ग्रेफाइट, इट इज कोवेलेंट। टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कोवेलेंट बेटा। स्ट्रक्चर इज जाइंट या सिंपल। ठीक है, और टाइप ऑफ स्ट्रक्चर टिन का क्या होगा अगर इसमें मेटालिक बॉन्डिंग है? तो इसमें जायंट होगा। सो दिस शैल बी जायंट। मेटल्स की हमेशा जायंट ही होता है के पास। मेटल्स आर ऑलवेज जायंट बेटा, मेटल्स आर ऑलवेज जायंट। और मेटालिक लैटिस वाइटिस की लिखना। स्ट्रक्चर जो है वो दो किस्म के होते हैं। स्ट्रक्चर या तो सिंपल होंगे, या तो आपके पास वो होंगे, जायंट होंगे। ठीक है जी। लैटिस, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ, लैटिस सॉलिड्स का होता है। एवरी सॉलिड इज अ लैटिस, इट्स अ रेगुलर अरेंजमेंट, दैट्स ऑल। स्मॉल क्वेश्चन। बॉन्डिंग में आपके पास कोवेलेंट, या तो आयोनिक, या तो मेटालिक हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गुड या पुअर होगी, और स्टेट एंड अपीयरेंस वो ऑब्वियसली उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी स्टेट या अपीयरेंस की क्या होगी। आइडेंटिफाई द लैटिस स्ट्रक्चर शोन बाय ग्राफाइट। तो ग्राफाइट का लैटिस स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्राफीन लेयर्स, वाह। हेक्सागोनल arrangements of carbons, या hexagonal sheets of carbons arranged on top of each other, या फिर on one each other. So there are hexagonal sheets of carbon on top of each other. अच्छा, यहाँ पे MS में क्या लिखा हुआ है? MS में लिखा हुआ है giant molecular. I have no idea why they did the same thing that they are. I don't think giant molecular इसका आंसर होगा। MS wrong लग रही है। So we're going to write hexagonal
अरे शीट्स ऑफ कार्बन, या इस तरह लिख लेते हैं, शीट्स containing hexagonal arrangements carbon. I feel like मार्क्स टीम्स कोई और पब्लिश कर रहा है। Giant covalent तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, it does not make sense why the examiner would ask the same thing, giant covalent. That seems stupid. नहीं, ये मेरे ख्याल से मार्क्स स्कीम्स जो है ना, अब वो ऑफिशियल नहीं आ रही हैं, ये कोई अनऑफिशियल ही पब्लिश कर देता है मार्क्स स्कीम्स, तो अनऑफिशियल ही मार्क्स स्कीम्स होती हैं हमारे पास। क्या कौन सा पेपर था आलिया? अच्छा, explain why tin has good electrical conductivity. Why does that good electrical conductivity? हाँ लिया, वो यही है कि कोई ऐसी ही पब्लिश कर रहा है मैगजीन। आई डोंट थिंक दैट मेक्स सेंस कि वो दोबारा ऊपर वाली चीज दोबारा क्यों लिखने को बोले। फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, so it has got, tin has फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, या ये भी लिख सकते हैं कि सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स में मौजूद होता है। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास? मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। कार्बन इज फाउंड इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बोनेट्स। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट विद डाइल्यूट HCl. So MgCO3 reacting with HCl, what is formed? MgCl, MgCl2, very good. फिर क्या होगा? सॉल्ट प्लस, वेरी गुड, सो वाटर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। बैलेंसिंग क्या करनी होगी? मेरे ख्याल से CR2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस हो जाएगा। तो दो एच दो इधर आ गया, दो इधर CN बैलेंस। ठीक है। डिस्क्राइब द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट्स डाउन ग्रुप 2। व्हाट इज द थर्मल स्टेबिलिटी? इंक्रीजेस, ओके वेरी गुड, सो इट इंक्रीजेस। फिर क्या है हमारे पास? अमोनियम कार्बोनेट अंडरगोज एन एसिड बेस रिएक्शन विद NaOH। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, कैन यू एक्सप्लेन? न्यूट्रलाइजेशन इन H2O फॉर्म, रॉन्ग, जीरो। एसिड बेस, ब्रॉन्स्टेड लॉरिक थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन करना होगा। यस, ऑब्वियसली जुनेरा, it is an acid base reaction. You need to tell what is behaving as the acid, why are you calling it the acid, and what is behaving as the base, and why are you calling it as the base. So what is the answer? H plus donated by NH4 and OH by NaOH, और OH क्या करता है? OH minus accept करेगा H plus को and become water. So the OH minus is behaving as the base and ammonia is giving H plus, so it is ammonium is behaving as, is giving H plus, so it is behaving as the acid. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं NH4 plus donates and H plus, so it is acting as a base. The OH minus from NaOH accepts the H plus and becomes H2O. So it is, sorry गलत लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, ये एसिड था, माय बैड। So it is acting as an acid and so it is behaving as a base. How do you know you don't have to talk about reduction and oxidation here? आलिया, मेरा बच्चा, तो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा गलत दिशाओं में लेके जाती है।
take it in the right direction. You think too much in the wrong direction. Think simply, think according to the question. That is the advice I have for you. तो बहुत ज्यादा गलत सलत जगहों पे निकल जाती है, सोचते सोचते पता नहीं क्या चीज सोचने लग जाती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचो, सिंपल सोचो, क्वेश्चन को देख के करो कि उसमें क्या लिखा हुआ है, खुद ही सही हो जाएगा सब। हाँ सही है मुस्तफा, लेकिन बेटर यही है कि तुम अमोनियम कार्बोनेट में ये लिखो कि NH4+ इज डोनेटिंग H+। सही होगा, मोस्ट प्रॉब्ली इट वुड बी एक्सेप्टेड, लेकिन स्पेसिफिकली बता दो कि अमोनियम है कि वो जो H+ आपको डोनेट कर रहा है। अच्छा जी, मूविंग ऑनवर्ड्स। Figure 3.1 shows the sketch of some of the ionization energies of silicon. Complete the graph in figure 3.1 to show the third to sixth ionization energies of silicon. तो अब हमने जो है वो थर्ड टू सिक्स्थ आयनाइजेशन एनर्जी दिखानी है। तो कैसे दिखाऊंगा? बिग जंप फ्रॉम 4 and 5। तो हमें 4 और 5 के बीच में बस इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम बहुत बड़ा जंप करेंगे और फिर हमने बस बाकी का छोटा छोटा इंक्रीज दिखाना है। सो 3 वाली मैं तकरीबन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 4 वाली मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 4 और 5 में बहुत बड़ा जंप दिखा रहा हूँ और 6 वाली यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस। अच्छा बाय द वे मैंने ये तो नहीं बोला ना कैसे बनाना है, कैसे ही बना सकते, मैंने क्रॉसेस बना दिए। ठीक है, आप डॉट्स बनाना चाहें आप डॉट्स बना दें, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और बात ये है कि 3 और 4 के बीच में इंक्रीज आएगा, देयर विल बी इंक्रीज। इंक्रीज चल रहा होता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, बस ये होता है कि आपके पास जब शेल चेंज होता है तो उसके बीच दरमियान बहुत बड़ा गैप आता है। सो जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट दैट बिग गैप इज ड्रॉन ओवर देयर। ठीक है, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन बताएं। Si+1 gives Si2 plus and electron minus. Very good. So silicon plus gives Si2 plus and plus E minus. Anything missing from this equation? You need to also write the gaseous state. Very good. So आपको gaseous state भी लिखनी होगी, इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं लिखेंगे, बस ये हो जाएगी आपकी gaseous state। अच्छा जी, फिर क्या है हमारे पास? बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज डन इन द गैसियस स्टेट, तो गैसियस लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पे, उसकी डेफिनेशन का पार्ट है। फिगर 3.2 shows the boiling points of the simplest hydrides of the group 14 elements carbon to plumbu। ठीक है जी, हाइड्राइड का मतलब क्या है? हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन। तो CH4 SiH4 जर्मेनियम H4 SnH4 एंड PbH4। Explain the trend in the boiling points of the group 14 hydrides shown in figure 3.2। So why are the boiling points increasing? Boiling points increase क्यों कर रहे हैं down the group? More number of electrons looks like it increases। Zonera, अपनी आंखों का इलाज करवाओ। If it just looks like, you should be certain it is increasing। Don't say looks like। Bond strength increase नहीं कर रही, wrong। Boiling point explain करना है of a simple molecular substance। Very good। So the number of electrons are increasing, so therefore the temporary dipole forces are getting stronger। That's it। इसमें कोई बॉन्डिंग वॉन्डिंग का कोई जिक्र नहीं करना, बिकॉज हम सिंपल मोलेकुलर स्ट्रक्चर्स की मेल्टिंग बॉइलिंग की बात करें। CH4 मीथेन सिंपल मोलेकुलर होता है ना, तो सिंपल मोलेकुलर की हम मेल्टिंग बॉइलिंग की बात करें। सो व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट डाउन द ग्रुप the number of electrons in the group 14 element increase, and so the temporary dipole forces get stronger। ऐसे के बाद बताओ, ये बार बार वही मिस्टेक्स क्यों करते हो तुम लोग, जब 10 दफा बताएगी एक बार कि सिंपल मोलेकुलर में बॉन्ड को नहीं तोड़ते हम सिर्फ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को देखते हैं।
और जायंट के अंदर हम बॉन्ड्स को देख रहे होते हैं. तो व्हाई डू यू गाइस टेंड टू मेक द सेम मिस्टेक्स दैट आई हैव टोल्ड यू 10,000 टाइम्स? यस, आईडी फोर्सेस ए टेम्पररी डायपोल्स ही होती है. आलिया, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मल स्टेबिलिटी. हम थर्मल स्टेबिलिटी की हमने वहां बात करी, हमने मेल्टिंग बॉइलिंग की बात नहीं करी. देखो जाके वो जरा, वहां पे थर्मल स्टेबिलिटी लिखा हुआ है. यस अदीना. नो, थर्मल स्टेबिलिटी इज थर्मल डिकम्पोजिशन. क्या होती है? डू यू गाइस नो व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? बॉन्ड टूटता है, ब्रेक डाउन विद हीट, देयर इज इट इज अ केमिकल रिएक्शन, है ना? तो थर्मल, जब मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो मैं एक केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं जिसमें डिकम्पोजिशन हो रही है, बॉन्ड टूट रहा है. थर्मल स्टेबिलिटी इज नॉट द सेम एज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग. समझे बात को? बॉइलिंग होती है अगर सिंपल मोलेकुलर है तो उसमें हम ब्रेकिंग ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस करते हैं, राइट? और जब हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी की बात होगी तो हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखेंगे. जैसे हम कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है ग्रुप 2 में. उसका रीजन आप A2 में देखेंगे कि वो क्यों बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज करती है, लेकिन उसमें भी यही रीजन है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी. अब जैसे आपने हाइड्रोजन हेलाइड्स का पढ़ा हुआ है कि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज कर रही है, सॉरी डिक्रीज क्यों कर रही है? बिकॉज रेडियस बढ़ रहा है ऑफ द हैलोजन, तो उसका इनएफिशिएंट ऑर्बिटल ओवरलैप है. थर्मल स्टेबिलिटी की जब बात होगी तो वो एक केमिकल रिएक्शन है. इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ अ बॉन्ड, ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द थिंग्स. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, इफ इट इज अ सिंपल मोलेक्युलर सब्सटेंस, इट्स द, वहां पे हमने इंटरमोलेक्युलर फोर्स को देखना है. ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा. यार आईडी लिख सकते हो, आईडी लिख सकते हो, एमएसएस में लिखा हुआ होता है. लेकिन अगर जगह है तो मैं यही बेटर अज्यूम करूंगा कि शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखो. आईडी लिख सकते हो, ऐसे कोई मसले की बात नहीं होती. इट इज एक्सेप्टेड. व्हाट इफ दे आस्क फॉर जायंट स्ट्रक्चर डाउन द ग्रुप? जायंट स्ट्रक्चर डाउन द ग्रुप, तो जायंट स्ट्रक्चर में तो ये देखोगी ना कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. और डाउन द ग्रुप जायंट स्ट्रक्चर्स होते ही नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल मेटालिक बॉन्डिंग का तुम्हें पता है कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा. तो वो नहीं, जायंट स्ट्रक्चर्स डाउन द ग्रुप का नहीं पूछता, ऐसा कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि वो फिर अलग ही चीज निकल जाएगी या वो अलग चीज बन जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल, एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ऐसा आ सकता है डाउन द ग्रुप आपका, तो वो सोडियम, पोटेशियम, बल्कि हम ग्रुप 2 ले लेते हैं ना, क्या ले लेते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. तो डाउन द ग्रुप हमने इनका देखा हुआ है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इनका डिक्रीज करता है. वो क्यों करता है? बिकॉज अब ये जायंट स्ट्रक्चर्स हैं. अब हम इसमें इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की बात नहीं करते. तो हम क्या बात करते हैं? हम ये देखते हैं कि यार देखो, इसका रेडियस बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसका रेडियस बहुत ज्यादा छोटा होता है. तो ये अपने डीलोकलाइज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आराम से अट्रैक्ट कर पाएगा, वो नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा इतना आराम से. सो देयरफॉर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो इसी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगी. अब जाहिर बात है, लेकिन इसमें मैं इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की बात नहीं करूं, मैं फिर मेटालिक बॉन्डिंग को रेफरेंस करके वहां पे वो बात करूंगा. एंड एज फॉर द जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स, जायंट कोवलेंट में मेरे ख्याल से डाउन द ग्रुप बहुत ही कम होते हैं जो डाउन द ग्रुप जायंट कोवलेंट रहते हैं. कार्बन और सिलिकॉन होते हैं, लेकिन कार्बन और सिलिकॉन का कभी वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट क्यों है, उसका सवाल पूछेंगे नहीं आपसे. और तो कोई नहीं है, नथिंग एल्स. ये मेटल्स में ही आ सकते हैं डाउन द ग्रुप ऑफ जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स का क्यों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है. आईडी इंड्यूस्ड डाइपोल. इंड्यूस्ड डाइपोल इज अनदर वर्ड फॉर टेम्पररी डाइपोल्स. आईडी लिखते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. Reduce the shape of a molecule of SiH4. Just like methane, it is going to be tetrahedral. टेट्राहीड्रल. अच्छा, और दूसरी बात, ये जो बातें मैं आपको बताऊं ना, प्लीज उसको कहीं नोट डाउन कर लिया करो, लिख लिया करो अपने पास, और जहन नशीन कर लिया करो, क्योंकि मैं बताता हूँ लेकिन तुम लोग फिर भूल जाते हो, फिर वही गलतियां कर रहे होते हो. तो वो जो बातें पूछ लेते हो तो अच्छी बात है, पूछा करो, और जब वो क्लियर हो जाए तो अपने पास लिख लिया करो कि फिर मैं आइंदा ऐसी मिस्टेक ना करूँ. सिलिकॉन readily reacts with elements of high electronegativity. Write an equation for the formation of SiCl4 from its constituent elements. So silicon plus chlorine will equals to SiCl4, and I think I'll need 2Cl2.
That's it. No state symbols asked, so I don't need to write any state symbols. Describe what is observed when a sample of SiCl4 is added to water. What is observed? Observed steamy fumes, और इसके अलावा anything else? एफरवेसेंस भी हो सकती है. किसी को रिएक्शन याद है SiCl4 का विद वाटर क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होती है. तो SiCl4 plus H2O equals to what? It equals to SiO2 plus HCl, if I am not wrong. I think this, right? नहीं, ग्रीन कलर फेड्स नहीं होगा, इसमें क्लोरीन नहीं है बेटा. अगर सिर्फ क्लोरीन होता तो फिर ग्रीन कलर फेड्स होता ना. SiCl4 का कलर ग्रीन नहीं होता. तो इसमें आपके पास HCl जो है बनती है वो कुछ एक्वियस भी होगी, जाहिर बात है, कुछ पानी में डिसॉल्व कर जाएगी, कुछ जो है वो एज स्टीमी मिस्टी फ्यूम्स एस्केप करना शुरू कर जाएगी. तो यू माइट सी एफरवेसेंस, डेफिनेटली यू विल सी सम स्टीमी मिस्टी फ्यूम्स. दूसरी बात ये है कि आपको वाइट पीपीटी भी मिलेगा. SiO2 इज इनसॉल्युबल, सो यू विल गेट दीज पीपीटी. ठीक है. अच्छा, पीएच इंक्रीज होगी, लेकिन जुनैरा उसको चेक करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं होगी. तो अनलेस एंड अनटिल इट्स अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ट्राई टू अवॉइड राइटिंग दैट. पीएच इंक्रीज चेक करनी पड़ती है, वो डायरेक्ट में तुम्हें नजर कभी नहीं आने वाली. सो व्हाट एम आई गोइंग टू राइट? आई एम गोइंग टू राइट स्टीमी फ्यूम्स ऑफ HCl ऑब्जर्व. अच्छा, सिर्फ देयर इज देयर अ पीडीएफ फॉर ऑल द इक्वेशंस वी नीड टू लर्न एज फॉर ASChem. मेरे नोट्स को मर्ज करके एक पूरी पीडीएफ बना के वहां से याद कर लेना, ठीक है? मेरे पास पीडीएफ नहीं है पूरी एज सच. सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ व्हाइट सॉलिड दैट मेल्ट्स अबव. लेकिन तुम लोगों को जो इक्वेशंस याद रखनी है ना, ग्रुप 17 में, ग्रुप 2 में और पीरियड 3 में, इसके अलावा और ऑर्गेनिक की है. इसके अलावा तो आई डोंट थिंक इतना कोई मसला होगा. आयनाइजेशन एनर्जीज की है इक्वेशंस, और 2-3 एंथैल्पी चेंजेस की हो गई है. तो सही फैली है हर जगह, इक्वेशंस फैली है. लेकिन मेजॉरिटी जो मुश्किल वाली है वो पीरियोडिसिटी ग्रुप 17 और ग्रुप 2 और ऑर्गेनिक में है. हैबर प्रोसेस की याद रखने की जरूरत है. उसमें याद करने का क्या है? उसमें भी कुछ याद करने का नहीं है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में. SiO2 is a white solid that melts above 1700 degrees Celsius. SiCl4 is a colorless liquid at room temperature. Explain the difference in melting points of these two compounds with reference to their structure and bonding. तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग दोनों बतानी है, तो यू नीड टू टेल द स्ट्रक्चर एज वेल एज द बॉन्डिंग. तो सबसे पहले बॉन्डिंग बता दें. दोनों में बॉन्डिंग कौन सी होती है? दोनों में कोवेलेंट होती है. तो पहले आप ये लिख देंगे बोथ आर कोवेलेंट, बोथ आर हैविंग कोवेलेंट बॉन्डिंग, बट द डिफरेंस इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज कॉज्ड बाय देयर स्ट्रक्चर्स. तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जायंट होता है, SiCl4 सिंपल होता है. और जायंट में क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, तो लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दोस बॉन्ड्स. whereas SiCl4 में we only need to break the intermolecular forces. और इसमें क्या होंगी? इसमें टेम्परेरी डायपोल्स होंगी, बिकॉज ये SiCl4 का मॉलिक्यूल है टेट्राहीड्रल, तो ये अपने आप को कैंसिल आउट कर देगा, अपने डायपोल्स को हटा देगा, राइट? सो इट इज गोइंग टू ओनली हैव टेम्परेरी डायपोल्स ओवर हियर. तो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट? वी आर गोइंग टू राइट दिस. SiO2 is giant covalent, SiCl4 is simple covalent. पहली बात ये देखना, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग दोनों मांगा बस, तो आपने स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग दोनों के दोनों बताने. तो SiO2 का लिखेंगे जायंट कोवेलेंट और SiCl4 का लिखेंगे सिंपल कोवेलेंट. ठीक है जी? अच्छा, SiO2 परमानेंट डायपोल्स नहीं है, SiO2 इज जायंट कोवेलेंट ना. तो खत्म हो गई बात. जायंट कोवेलेंट में जब उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग करते हैं तो क्या देखते हैं? उसके बॉन्ड्स को देखेंगे. सो वी लुक एट इट्स बॉन्ड्स. सो SiO2 इज जायंट कोवेलेंट, तो उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स होंगे, सो अ लॉट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दोस बॉन्ड्स. और SiCl4 में हम इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस देखेंगे. इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस आर गोइंग टू बी वीकर, सो इट इज गोइंग टू बी इजियर टू ब्रेक द इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस. तो तुम ये देख सकते हो क्या लिखा हुआ है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज जायंट कोवेलेंट, SiCl4 is simple covalent. ये लिख दिया. So less energy is required to overcome the IMFs in SiCl4. इसकी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस को ओवरकम करने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ज्यादा नहीं, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी.
कंपेयर टू द बॉन्ड्स इन SiO2। बॉन्ड्स लिखा हुआ है, SiO2 के बॉन्ड्स, यहाँ पे इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज नहीं है। SiO2 क्योंकि जायंट है तो उसमें बॉन्ड्स की बात होगी, और SiCl4 क्योंकि सिंपल है तो उसमें हम इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज की बात करें। ठीक है, बस खत्म हो गया अरीबा। बस ये है, बाकी तो हमने आगे का करा हुआ है। सो ये बस लास्ट पार्ट करना है। टिन फॉर्म्स एन amphoteric oxide SnO2. Suggest the formula of the tin compound that forms when SnO2 reacts with H2SO4 in an acid base reaction. तो हमने फॉर्मूला सजेस्ट करना है ऑफ द टिन कंपाउंड, तो कैन यू सजेस्ट द फॉर्मूला? SnSO4 नहीं है, रॉन्ग। वेरी गुड नील, वेरी गुड अली। बाकी जिसने भी आंसर दिया गलत दिया है। अली और नील का आंसर करेक्ट है बस। नहीं अरीबा, अरीबा H2SO4 से रिएक्ट हो रहा है, टिन की स्पीशी का बताना है क्या फॉर्म होगी। नहीं आलिया, रॉन्ग। वेरी गुड मिनाहिल। बावलो, वर्किंग कर लो ना, वर्किंग तो नहीं करके देखते तुम लोग। वेरी गुड मुस्तफा, शुक्र 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 है। अरीबा, मार खानी है तुमने। वेरी गुड आलिया, फाइनली आलिया। व्हाट ग्रुप इज दिस इन? ग्रुप 4 या ग्रुप 14? यस, काट के लिख सकते हो उसको, वो कट आउट हो जाता तो फिर वो वही बन जाएगा 1:2। समझो नहीं समझो, जैसे ये होता है हमारे पास Mg2 + O2-, तो इसमें कैंसिल आउट करके MgO लिखते हो ना, कैंसिल आउट कर लेते हो ना, सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हो ना। SnSO3, वाह भाई मेरे प्यारे बच्चों। SnO2 ये दिया हुआ है, इसको जरा पहले हमने क्या करना है, रिवर्स करके देखना होगा कि इसमें क्या है क्या नहीं। राइट, सो रिवर्स क्या करते हैं हम, ये करते थे कि अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 यहाँ पे लेके चलेंगे और 2 यहाँ ले जाएंगे। सो हमें नजर आ रहा है कि Sn2+ बन गया और O-1 बन गया, लेकिन हम सबको पता है कि ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। ऑक्सीजन -2 होता है और टिन भी ग्रुप 14 में है, तो इसका चार्ज +4 होना चाहिए था। सो फ्रॉम देयर वी कैन सी, अच्छा यहाँ पे बेसिकली सिंपलेस्ट रेशियो निकाला है, इसका जो है वो Sn4+ होगा और इसका O2- होगा। जब भी ये दोनों कैंसिल आउट होके ये Sn2+ रह गया और वो O- और फिर ये SnO2 बन गया। सो वी नो कि टिन का जो हमारे पास ये है कैटायन है, इसका 4+ का चार्ज होगा, या जो भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 4+ होगी। अब हमने क्या करना है, हमने Sn4+ को रिएक्ट करना है विद SO4 2-। तो फिर क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 1, और ये हो जाएगा SnSO4 2। खत्म। पता नहीं कौन कौन से आंसर दे रहे हो तुम लोग मुझे, SnSO3, SN4 वो। बस फॉर्मूला ऑफ द टिन कंपाउंड मांगा है बेटा, आपको पूरी इक्वेशन नहीं मांगी। दे हैव आस्क्ड यू फॉर द फॉर्मूला ऑफ द टिन कंपाउंड, सो आई ओनली नीड टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द टिन कंपाउंड। समझ में आ गया सबको? इट इज SnSO4 2। Anyone have any confusion in this? Propanone is an important organic reagent. Figure 4.1 shows some reactions of propanone and its derivatives. Propanone, when reacts with KCN and HCN, forms A. Reaction 2 forms B. Reaction 3 forms C. Reaction 4 does something that has products. Reaction 1 is a nucleophilic addition reaction. Complete figure 4.2 to show the mechanism for the formation of A from propanone. Include the charges, dipoles, lone pairs of electrons and curly arrows as appropriate. हाँ जी, तो क्या करेंगे पहले वाले स्टेप में, व्हाट इज मिसिंग? dipoles, okay, D-D+. Negative dipole on oxygen takes bond, okay, so it takes the bond. इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे, ये एरो को क्या हो गया, बेचारा बीमार एरो हो गया, सो एरो गोइंग टू ऑक्सीजन। लोन पेयर फ्रॉम CN2 कार्बन, सो यू विल अटैक दिस कार्बन। इसके अलावा और कुछ होता है इसमें, लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। उन्हें नहीं बनाया हुआ तो तुम भी नहीं बनाओ ना, बस छोड़ दो ना, क्यों जो है वो जबरदस्ती लोन पेयर। ठीक है, अच्छा, यस, बस
फिर क्या करेंगे, फिर हम कुछ ऐसा करते हैं इसको, COCH3CH3CN। अब क्या करूं, इसके अलावा क्या क्या बनाऊंगा यहाँ पे, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहाँ पे तुम इसको ऐसे भी बना सकती हो, HCN विद डाइपोल, ओके जी, H देन C ट्रिपल बॉन्ड N, या CN भी शो कर सकते हो उसको बस, विद डाइपोल, सो आई बिलीव दिस इज डेल्टा प्लस एंड दैट इज डेल्टा माइनस। उसके बाद हेट्रोलिटिक फिजन किसकी बेटा, H विल अटैक हु, HCN, HCN की हेट्रोलिटिक फिजन, साइनाइड टेक्स अवे इलेक्ट्रॉन्स, साइनाइड टेक्स अवे द इलेक्ट्रॉन्स, ये लेता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैक करता है या ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अटैक करता है, कैसी फालतू बातें कर रहे हैं। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर होता है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस्तेमाल करके हाइड्रोजन को अटैक करता है। हाइड्रोजन बेचारे के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वो किसको अटैक करेगा जाके, वो तो बेचारा वैसे ही लावारिस घूम रहा है, उससे और इलेक्ट्रॉन छीन भी लिए साइनाइड ने। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और कुछ इसके अलावा, CH आयन, साइनाइड आयन एट दी वेरी एंड, वेरी गुड। तो ये भी नहीं भूलना है, साइनाइड आयन वापस से रीजनरेट हो जाता है एट दी एंड, दैट इज व्हाई साइनाइड इज नोन एज अ व्हाट, रीजनरेट हो रहा है, क्या बोलते हैं साइनाइड को यहाँ पे, कैटलिस्ट है। और होमोजीनस कैटलिस्ट है या हेट्रोजीनस कैटलिस्ट है, होमो है, वेरी गुड। ठीक है, ये चीज आप AS A2 में जाके पढ़ेंगे कि होमोजेनस जो कैटलिस्ट्स होते हैं, वैसे तो आपको पता होना चाहिए लेकिन A2 में ही होता है इसका ज्यादा बात, होमोजेनस कैटलिस्ट ऐसे रिएक्ट करते हैं, रीजनरेट होते हैं, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनस कैटालिसिस। हेट्रोजेनस का आप A2 में जाके पढ़ेंगे कि वो एडजॉर्प्शन डिसॉर्प्शन से करता है, राइट। सो दिस इज होमोजेनस कैटालिसिस। जब ऐसा हो कि वो रिएक्ट करके फिर रीजनरेट हो, तो उसको होमोजेनस कैटलिस्ट बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है याद रखने का, कि सेम स्टेट होती है, तो KCN की सेम स्टेट है होगी एज प्रोपानोन। ठीक है, प्रोपानोन भी सॉल्यूशन में होगा, लिक्विड या एक्विस व्हाटएवर फॉर्म, और KCN भी सॉल्ट है, वो भी एक्विस लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, एक्विस में जाएगी, लिक्विड तो नहीं ऑब्वियसली। एक्सप्लेन व्हाई A डज नॉट शो स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, भाई A ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्यों नहीं दिखा रहा, इट इज नॉट अ कायरल सेंटर, ठीक है, नॉट ए कायरल सेंटर, या हम ये लिख सकते हैं देर इज नो कायरल कार्बन इन इट। ठीक है जी। और अगर और स्पेसिफाई करना चाहो तो लिख सकते हो कि भाई आपके पास कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं MS में क्या लिखा हुआ है, MS में लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा रीडिंग वर्ड रीडिंग सही है। Suggest the reagents and conditions for reaction 2, reaction 2 की reagent और condition बता दें जल्दी से मुझको। H2SO4, और बस H2SO4 लिखेंगे, HCl भी लिख सकते हैं, इसके साथ एक और चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हीट लिखनी होती है, और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है डाइल्यूट, वेरी गुड, वेरी गुड, डाइल्यूट लिखना होता है। जब भी आप हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं तो आपको ये याद करना है कि भाई मैं डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 प्लस हीटिंग करूंगा। ठीक है, आई एम राइटिंग डाइल्यूट HCl प्लस हीट। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। रिएक्शन 3 इज अ रिडक्शन रिएक्शन, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट रिएक्शन 3। रिएक्शन 3 क्या है, प्रोपानोन को आप सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। व्हाई डू वी नॉट राइट H2 एज रिएजेंट, बिकॉज H2O वहां पे सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, तो हम उसको जबरदस्ती और ऐड नहीं करते, पानी खुद से ऐड नहीं करते, वो सोल्यूशन में ही होता है। ठीक है, अगर तुम लिख भी दोगी तो मार्क्स नहीं कट होंगे, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा चलो, प्रोपानोन, प्रोपानोन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, प्रोपानोन क्या होता है, CH3CO CH3, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सो रिड्यूस करने के लिए मुझे जो है वो H लाना होगा, और वो H क्या करेगा, वो प्रोपानोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, यानी CH3CHOH CH3, राइट। आई डोंट एक्सपेक्ट यू गाइज टू मेमोराइज दिस, आई डोंट एक्सपेक्ट यू गाइज टू बी परफेक्ट, होशियारी करने की कोई जरूरत नहीं है, कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चीज बनेगी, बना के देख लें। ठीक है जी, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट यू गाइज डू। पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, अब वो क्वेश्चन ऐसा है कि वो अगर आप बना के देख लेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, उसमें ही आप बना के ही देखते हैं।
बना के देखें, बनाना आता है तो बना के देखें, ताकि आप बिल्कुल सही चीज करें, कि टाइम नहीं जाया होगा आपका, आपका आंसर ही ठीक होगा इन दी एंड। आप लोगों के पेपर तो मैंने अभी केमिस्ट्री यस के चेक करे ही नहीं है, लेकिन मुझे पूरा पूरा यकीन है कि ये हरकत करी भी होगी कि जहां स्ट्रक्चर्स बना के कंफर्म कर सकते थे आंसर को, वहां पे कंफर्म नहीं किया होगा, कोई ना कोई लाजमी गलत होगा आपका स्ट्रक्चर। A2 के बच्चों ने बेशुमार ऐसी हरकतें करी हैं, उनको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये है और उसको फिर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन बस बना के नहीं देखना। कोई शायद अना के ऊपर बात आती थी कि मैं बना के नहीं देखूंगा, तो वो उधर मार्क्स उनको बेचारों को मिले ही नहीं। तो ये आपको भी एडवाइस दे रहा हूं कि भाई अगर श्योर नहीं हो, ठीक है जी, ज्यादा ओवर स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, बना के देख लो, बना के देखने में आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, आप इस डबल बॉन्ड को रिमूव करेंगे, इसको OH बनाएंगे, और इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसके ऊपर हाइड्रोजन लगाएंगे। जब भी क्या लिखा, CH3 CH ब्रांच में OH एंड देन CH। So in total I added 2 hydrogens that were not present before, so I will need 2 hydrogens। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई आपकी प्रॉपर इक्वेशन। नेम C, C का नाम बताएं, व्हाट इज द नेम ऑफ C? Propan-2-ol, very good, so it's going to be propan-2-ol। एक्चुअली prop 2 on, वाह। स्टेट और प्रॉप नहीं होता, प्रोपन होता है, ठीक है, प्रोपन टू ऑल। स्टेट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन रिएक्शन 4, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन रिएक्शन 4? ऑरेंज पीपीटी, बिकॉज 2,4-DNPH के साथ कार्बोनाइल्स गिव यू ऑरेंज पीपीटी। Suggest why Fehling's reagent does not react with propanol. Why does not Fehling's reagent react with propanol? Ketones do not oxidize further. Very good, ठीक है जी। तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कीटोन्स डू नॉट ऑक्सीडाइज फर्दर। ठीक है, आपके पास अल्डिहाइड्स को आप ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, जब भी आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, लेकिन कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता। सो कीटोन्स डू नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज with Fehling's reagent। उत्तेज, अच्छा नहीं। Compounds A, B, C can be distinguished using infrared spectroscopy. A is hydroxynitrile, B is hydroxycarboxylic acid, C is hydroxy only. Figure 4.3 shows the infrared spectrum of one of the compounds. This is a table given to you. They are asking you to predict, नहीं बल्कि क्या लिखा हुआ है, explain why the absorptions at 2850 to 2950 are not useful to help determine which of the compounds A, B, C produces the infrared spectrum in figure 4.0. 2850 to 2950, 2850 to 2950, ये वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो एब्जॉर्प्शन है 2850 टू 2950, ये क्यों नहीं हेल्प करेंगी हमें डिड्यूस करने के लिए क्या है क्या नहीं? व्हाई आर दे नॉट हेल्पिंग अस? इट्स नैरो एंड स्किनी, यस दैट इज करेक्ट, बट ब्रो it's barely visible, but if I ask you guys to look at it in the table 2850 2950 किसकी होती है, and give me a better answer? अल्केन, क्योंकि तीनों के अंदर आपके पास क्या होगा, अल्केन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। All three of them have got an alkane bond, so there is no use of looking at 2850 2950. The CH bond is present in everything, so that is the most useless, that is the most useless kind of absorption to look at in all of these states. अलाइमा, मुझे एक बात ये बताओ कि तुम एएस केमिस्ट्री के ग्रुप में हो? तो मुझे क्यों नहीं लग रहा है? Corresponds to CH bond, the 2850 2950 corresponds to CH bond, और जो है क्या कहते हैं, which is present in all three, in all three compounds। नहीं ऐसे ही पूछ रहा था, तुम कह रही थी फिजिक्स की वो जो है वो है इट्स RO4 isn't in all है।
तुम पूछ रही थी ना कि फिजिक्स क्लास उस टाइम पे क्यों नहीं हो सकती, मैंने कहा पता नहीं केमिस्ट्री में मुझे तुम दिखती हो लेकिन शायद हो रही हो। Identify which of the compounds A, B और C produces the infrared spectrum in figure 4.3. Explain your answer. चलो शाबाश। अब ये सारा आपका काम है, मुझे ये बताएं ए बी सी में से कौन सा है ये वाला। वेरी गुड, इट इज ए। ठीक है, ए कैसे है, बिकॉज आपको पता है हाइड्रोक्सी की तो यहाँ पे प्रेजेंट है। यू गॉट अ हाइड्रोक्सी, राइट, सो इट इज हैविंग अ हाइड्रोक्सी, तो इसका मतलब ये या तो आपके पास ये होगा या तो ये होगा। अगर ये होता तो इसमें हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का भी होता, तो यहां से यहां तक ये ब्रॉड पीक आती, हाइड्रोक्सी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल दोनों मिलके आती, जो नहीं हुआ वो आपके पास। सो बी तो नहीं है आपके पास। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि 1700 पे एब्जॉर्प्शन जो है गायब है, यानी सी डबल बॉन्ड ओ भी प्रेजेंट नहीं है। सो वी कैन क्लियरली सी दैट, तो बी तो हमने कंप्लीटली रूल आउट कर दिया। अब ए और सी, अब ए और सी को डिफरेंशिएट करने के लिए वी नो दैट देयर इज अ नाइट्राइल। सो नाइट्राइल वाला हम देख सकते हैं कि नाइट्राइल जो है वो 2200 टू 2250 होता है। लेट्स सी, 2200 to 2250, I think we can clearly see that there is a nitrile absorption. So it has got a nitrile bond in it, right? So it is a hydroxynitrile, that is A. अभी मैं लिख देते हैं A, ठीक है जी, as it shows absorption at 2200 to 2250 per centimeter corresponding to nitrile, and at hydroxy वाली 3200 to 3600 corresponding to hydroxy ऑफ हाइड्रोक्सी, बस सही है। ठीक है, सो ट्रीट कब मिलेगा, किस बात की, ये आंसर देने की। ऐसी छोटी छोटी बातों में तुम्हें ट्रीट चाहिए है, बस यही था ऑर्गेनिक।